तो 24 आवर को आप कैसे डिवाइड करते थे कि हमें इतने घंटे अपने हॉबी के लिए भी रखना है, स्टडी के लिए भी रखना है, स्कूलिंग के लिए भी रखना है? बेसिकली हार्ड वर्क तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हमें अपनी हॉबीज़ वगैरह को भी टाइम देना चाहिए। तो बचपन में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा और टाइम मशीन बनाऊंगा। वो 99% स्टूडेंट कौन सा एग्जाम के लिए अपने आप को मानता है? जेईई। ये हमारे देश की भ्रांति है। मैं स्टार्टिंग से ही ट्राई करता था कि मैं जितने हो सके एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स जैसे कि उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं। अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या आपको सपोर्ट मिला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की गेस्ट फैकल्टी बाहर से आते थे। दे प्रिपेयर्ड अस फॉर नीट एंड जेईई एडवांस्ड एंड मेंस। नेवर एम फॉर मीडियोक्रिटी। आपकी कोई ड्रीम है, आपका कुछ सपना है, उसको पकड़ो एंड गो ऑल द वे। एनसीईआरटी ही कुरान है, एनसीईआरटी ही गीता है, एनसीईआरटी ही बाइबल है। जी सर, परंतु मैथ्स में नहीं। ईशान का कैरेक्टर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी आप उसको लंबे टाइम तक सस्टेनेबली पढ़ पाएंगे। फर्क ये है कि हर इंसान का टैलेंट डिफरेंट होता है। अब ये सीयूटी एग्जाम, ये इस समय एक इतना वर्सेटाइल एग्जाम है कि बहुत सारे कोर्सेज को कवर करता है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। नमस्कार, एक बार फिर से एक नए पॉडकास्ट में स्कूल से कॉलेज तक चलते हैं, जहाँ की जर्नी बहुत सारी बातें फिर से उन सभी बच्चों के लिए और ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए बहुत सारे टिप्स और एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट नमन जैन जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल। नमन सर। संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्जेशन विद आवर स्टूडेंट्स। और हमारे हर पॉडकास्ट को लोग बहुत अच्छा पसंद भी कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं इस टॉपिक को कि स्कूल से कॉलेज तक, और काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। ये एक इतना आई थिंक यूनिक प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रियल स्टूडेंट स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और एक नहीं मल्टीपल, और साथ साथ में उनकी जर्नीज़ और वेरी डिफरेंट कोर्सेस पब्लिक के सामने आ रही है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जो कि स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर इन पॉडकास्ट के ज़रिए चंद लोगों की भी ज़िंदगी अगर बदलती है तो आई थिंक ये जो हमने टाइम दिया इसका पर्पस सफल होता है। थैंक यू। और अब हमारे एक और पैनलिस्ट जिन्होंने अपना पूरा लाइफ ही बच्चों को अलग कैरियर की तरफ ले जाने के लिए काम किया है, और ऐसे सुनील त्रिपाठी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सुनील जी, आपका बहुत वेलकम। नमस्कार सर, मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू बच्चा लोग, आप लोग आए यहाँ पर। और आज की कन्वर्सेशन, सर ने कहा अलग करियर, अलग क्या किया, हम इस पे बात करेंगे। करियर तो सबका अलग होता ही है। बहुत सारे बच्चों को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, फॉलोअप लेना, ऐसा जिसके लिए तारीफ की जाती है हमेशा वीरेंद्र सर की। तो वीरेंद्र सर, आपका फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज जो हमारे साथ बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के हैं और रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने एंट्रेंसेस निकाले हैं अपने, और अब सीट सिक्योरिंग की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। मीनवाइल उनके पास में एन नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स तो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती जा रही है। ये लोग एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, दूसरे की तरफ फिर पैर बढ़ा देते हैं। तो लगातार मल्टीपल रिनॉन्ड इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में ये लोग अपना अपना परचम लहरा रहे हैं। तो अभी पूरे पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करी है। भारत के हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। तो आज हमारे साथ इस डिस्कशन में, आज के स्पेशल सेगमेंट के पॉडकास्ट में स्कूल से कॉलेज तक में हमारे साथ सबसे पहले हैं ध्रुव, दिव्यांशु, और इसके साथ साथ हमारे साथ ईशान गर्ग भी उपस्थित है। ईशान, आपका भी वेलकम। आर्यन, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पार्थ का एक स्पेशल पॉडकास्ट भी किया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो पार्थ, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले मैं ध्रुव से बातचीत करना चाहता हूँ। ध्रुव जी। कैसे हैं आप? पहले तो बहुत सारी बधाई। जी सर। और अभी आपने जो अभी अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि अभी आपने HBTU कानपुर में भी, और उसके अलावा आपका था BS डाटा में। जी, IIT मद्रास। अच्छा, वेरी गुड। तो आप अपने लाइफ के, क्योंकि इस पॉडकास्ट को हम लोग स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, पेरेंट्स के लिए बनाते हैं, तो इसमें आपकी जर्नी बचपन से लेकर अब तक, क्योंकि आप स्कूल से आप कॉलेज में जा रहे हैं, बहुत सारे सपने आपने बचपन से सोचा होगा मुझे ऐसा बनना है, तो अब वो ड्रीम आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और अब बचपन से अब तक का मेरा सफ़र कुछ इस तरह का ही रहा है कि मैं बचपन में काफ़ी टेक्निकल तरीके के कार्टून देखने में दिलचस्पी रखता था, जैसे कि डोरेमोन या ऐसे कार्टून जिनमें गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा हो।
तो बचपन में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा और टाइम मशीन बनाऊंगा। बट फिर एज के साथ रियलिज्म हिट करा और पता चला कि इंजीनियर बन के वेराइंग फील्ड्स में जा सकते हैं, बट टाइम मशीन अभी काफ़ी नॉन रियलिस्टिक एंड की तरफ है। फिर उसके बाद पता चला सर से और स्कूल के काफ़ी लोगों से कि जेई से इंजीनियरिंग की तरफ हम जा सकते हैं। तो फिर जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी स्कूल के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, ऑनलाइन मटेरियल्स के थ्रू। फिर उसके बाद जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 94.9% 94.5 परसेंटाइल हासिल करे और सेकेंड अटेम्प्ट में 96.4 परसेंटाइल हासिल कर पाया। उसके बाद फिर जेई एडवांस्ड अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ, बट फॉर्चुनेटली HBTU कानपुर जैसे रिनोन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मैं अब उसका हिस्सा बन पाया हूँ और अभी तक इतना ही सफ़र है। बाकी इस सफ़र से मुझे ना ही सिर्फ थियोरेटिकल स्किल्स सीखने को मिली, बट मेरी कॉग्निटिव स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई और साथ में मैं काफ़ी लाइफ लेसन्स भी सीख पाया। स्कूल में आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या स्पेशलाइज्ड क्लासेस रन हुई जो आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, स्कूल में एक स्पेशल सेक्शन था 11th से 12th सी, जिसमें स्पेशली जेई की प्रिपरेशन होती थी। तो जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलॉन्ग विद इट, तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की गेस्ट फैकल्टी बाहर से आते थे एंड दे प्रिपेयर्ड अस फॉर नीट एंड जेई एडवांस्ड एंड मेंस। सो उसमें काफ़ी हेल्प मिली, स्पेशली इन केमिस्ट्री आई वुड से। फिज़िक्स का जो लेवल था उसमें वो क्या था? थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, फिज़िक्स का लेवल ज़्यादातर जेई एडवांस्ड की तरफ ही रहता था क्लास में। मतलब जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है वो तो यही है। कक्षा में आपके जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि आप लोग स्कूल में का जो पर्पस होता है वो 12th पढ़ना होता है और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होता है, बट वहाँ पर कॉलेज की जेई की प्रिपरेशन भी चल रही है, बट वो एडवांस चल रहा है। तो कुछ चैलेंजेस क्या आते थे, उनके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन विच इज़ अ सोशल मीडिया। तो सबसे पहले मैंने उसे कट ऑफ करा बाय यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन जिससे वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती हैं फ़ोन पे, सच एज रीगेन एक ऐप था जिसका मैं यूज़ करता था। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज था सपोर्ट, या मैं कह सकता हूँ प्रिपरेशन प्रेशर, जिसका मैंने सामना करा अपने दोस्तों की मदद से और अपने टीचर्स की मदद से। मैं पर्सनली अपने क्लास टीचर को कभी भी टेक्स्ट कर देता था जब मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव एंड की तरफ जाता था, एंड द सेम गोज़ फॉर माई फ्रेंड्स। इसके अलावा द मोस्ट चैलेंजिंग फेज इज़ व्हेन द स्पार्क इनसाइड ऑफ यू, द स्पार्क फॉर एम्बिशन, जब वो एक्सटिंग्विश होने लगता है तो उसको रीइग्नाइट करना, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सुनील सर, क्योंकि ध्रुव ने बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफ़ाइन किया है और बहुत डिफ़ाइन तरीके से बातचीत किया है इसके लिए। अब ध्रुव के लिए, आपके लिए कुछ सवाल होंगे क्योंकि आपका भी तजुर्बा बहुत सारी बातें कहता है, ध्रुव जैसे बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन ध्रुव और पॉडकास्ट देख रहे सभी बच्चों के लिए है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो जनरली 2-3-4 महीने बाद भी समझ में आ जाता है कि हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, हमारा छूट गया, हमारा PYQs नहीं हुए, हमारे मॉड्यूल्स नहीं हुए, हमारे UT आ गए। अब UT भी देना है और आपको मॉड्यूल्स भी कंप्लीट करने हैं। उस समय कैसे अपने आप को, बाकी बच्चों को आप क्या बताओगे कि हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए? पर्सनली सबसे पहले NCERT होनी चाहिए। उसके बाद जब मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट तो आपको पता लग जाता है कि मॉड्यूल सॉल्व करके स्कूल के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। मोर देन सस्टेनेबल मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप सिर्फ जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। ये तो सर मेरी ऑब्जर्वेशन थी। तो ध्रुव, आपने बताया कि NCERT एक बेस है, तो हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कह सकते हैं कि NCERT ही कुरान है, NCERT ही गीता है, NCERT ही बाइबल है? जी सर, मैं ज़रूर कहूँगा कि NCERT ही कुरान है, गीता है और बाइबल है, परंतु मैथ्स में नहीं। मैथ्स में NCERT का और जेई का लेवल इज़ लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई एंड बोर्ड्स आर दे गो वेरी वेल अलॉन्ग विद ईच अदर अगर हम सिर्फ NCERT करते हैं। तो मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि जो थ्योरी पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, वो NCERT से बहुत अच्छे से हो जाती है।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है हमें और ओवर कुछ बुक्स यूज करनी पड़े। क्या ये सही? जी सर। ईशान, पहले तो वेलकम और बहुत सारी बधाई। एक सपना हर बच्चा और हर पेरेंट्स देखता है कि मेरा बेटा यहाँ आए, आप यहाँ तक आए हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था स्टडी के दौरान? सर मेरा यही मोटिव रहता था कि मैं जितना हो सके मोस्टली टाइम अपना स्टडीज़ को अलाउट करूं और डे का बाकी टाइम जो स्पेयर टाइम है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ करूं और अपनी हॉबीज़ को भी मैं कुछ कुछ टाइम देता था, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, स्पेशली क्रिकेट मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसको भी टाइम देता था। और मोस्टली मेरी यही ट्राई रहती थी कि मैं जितना हो सके अपना टाइम स्टडीज़ को अलॉट करूं और कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करूं। जैसे कितने घंटे पढ़ते थे? मैं वो टाइम, क्योंकि 24 घंटे सभी को मिलते हैं, जो फेलियर बच्चा होता है उसके लिए भी और जो अचीवर्स होता है उसके लिए भी। तो वो 24 आवर को आप कैसे डिवाइड करते थे कि हमें इतने घंटे अपनी हॉबी के लिए भी रखना है, स्टडी के लिए भी रखना है, स्कूलिंग के लिए भी रखना है? सर अराउंड 5 to 6 आवर्स क्लासेस में जाते थे और उसके अराउंड 5 to 6 आवर्स ही मैं ट्राई करता था कि सेल्फ स्टडी को भी अलॉट करूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और बाकी जो भी टाइम बचता था उसमें मैं ट्राई करता था कि अगर मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल पाऊँ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप साइकिल आपकी अच्छी हो और आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अपनी स्लीप को मेंटेन करें, आपका मेंटल बैलेंस अच्छा बना रहे और आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है उससे। तो वीरेंद्र सर ने कैसे सपोर्ट किया आपको? वीरेंद्र सर को मैं 9th क्लास से जानता हूँ और वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे तब से ही, और उन्होंने मुझे बताया अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, जिससे मतलब उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और या आई एम थैंकफुल टू हिम। बेटा आप स्कूल सिल्वर लाइन में कब से पढ़ रहे हो? सर फ्रॉम द बिगिनिंग, केजी क्लास। केजी क्लास। तो अपनी थोड़ी सी जर्नी शुरू से अब तक की आप शेयर करना चाहोगे दर्शकों के सामने? तो सर स्टार्टिंग से ही केजी क्लास से मैं सिल्वर लाइन में पढ़ा हूँ और सिंस द बिगिनिंग मुझे काफ़ी अच्छे और सपोर्टिव टीचर्स मिले हैं जो कि अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी एक्सपर्टीज़ होल्ड करते हैं, जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड करा है और काफ़ी अच्छे से नर्चर हो पाया। खासकर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी स्कूल ने काफ़ी पुश करते हैं सब हर किसी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन, क्विजेज़, स्पोर्ट्स, और इस वजह से हर स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और आप अपनी पर्सनालिटी कैसे जनरेट हुई आप वो बताइए। आपने क्या क्या चीज़ें करी शुरू से जिसने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया? सर मैं स्टार्टिंग से ही ट्राई करता था कि मैं जितने हो सके एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि पोएम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं। आपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पे बदलते हुए, क्योंकि जब छोटा ईशान आया था हमारे यहाँ और अब जब 12th के बाद आप इस पोजीशन पर जा रहे हो, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट सही दिशा में जा रहे हैं। तो इस करियर जो आपके जो जर्नी रही, जैसे नमन सर ने अभी बताया, तो उसमें अभी भी कुछ बातें अधूरी है जो आप बोलना चाहते हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, खुल के अपनी बात रख सकते हो। तो जर्नी में आपके लाइफ की और भी कुछ क्या भूमिका रही स्कूल की, यहाँ के करिकुलम की? क्या मैं वीरेंद्र सर से पूछ सकता हूँ कि ईशान के बारे में वो क्या जानते हैं और उन्होंने भी ईशान को क्या देखा? हाँ, कैसे आपने पिक किया इतने सारे बच्चों में से? ईशान का कैरेक्टर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है। हम लोग बहुत बार जब पहले क्रिकेट देखते थे तो हम कहते थे कि फाइनल जब हुआ है 2011 का, तो वहाँ सबको याद है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन वहाँ गौतम गंभीर की जो इनिंग थी उसको मिस कर देते हैं। एक तरीके का अंडरडॉग वाला जो सिचुएशंस होती है कि कुछ बच्चे का परफॉर्मेंस हमें जो है ऑब्जर्वेशन में नहीं आता या एक्सपेक्टेशंस की रेंज में हम लोग नहीं रखते। ईशान उसी तरीके का एक कैरेक्टर था, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता था, लेकिन वो एक होता है ना एक इसका जो है क्या कहते हैं, एक ऐसा नेचर है कि ये जो है इसके मतलब रिजल्ट बोलता था, लेकिन ये इतना स्पोकन नहीं था। सुनील जी, एक बात हम बार बार इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर कोई टॉप को एस्पायर करता है, बट ईशान ने बिट्स पिलानी निकाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों को बताएं कि बिट्स पिलानी की वैल्यू क्या है और ऐसी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो एक किसी भी स्कूल में एग्जिस्ट करती हैं, हर डिफरेंट टाइप की, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया। आप बताइए कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे, हमारा सिस्टम कैसे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को केटर कर पाता है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। थैंक यू सर। देखिए, ईशान ने 2 बातें बताई, अगर आपने नोट किया हो। पहला कि ईशान यहाँ पर केजी से, इसका मतलब ईशान आज जो भी कुछ है इसी स्कूल की वजह से। कई बार होता है बच्चा 11वीं में आया हमारे पास,
बच्चा 9th में आया हमारे पास, तो अगर बच्चा 9th में हमारे पास आया है तो वो नर्सरी का, केजी का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 के टीचर की भी कंट्रीब्यूशन है, और ये हमें मानना चाहिए। उसी तरह हमारा बच्चा कहीं चला गया, उसमें भी ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ईशान ने जो बताई, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था। कई बार हमें होता है कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं बाकी चीज़ छोड़ के मैं किताब, ईशान ने बताया नहीं जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ भी पढ़ाई हो सकती है अगर प्लान करें तो। टाइम मैनेजमेंट के बारे में साथ बात है। तीसरी चीज़, जो बिट्स पिलाने का एग्ज़ाम होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट होता है। अच्छा। यही एक इंजीनियरिंग का एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है, आपकी लैंग्वेज भी चेक हो रही है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट बताता है कि जो ईशान बच्चा है, ये केवल फिजिक्स में या मैथ्स में टॉपर और वो किताबी कीड़ा नहीं है, मैं कहूँगा ईशान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छा लीडर बनाएगी इसको। अच्छा इंजीनियर तो बनेगा, लेकिन वो जो इंजीनियर एंट्री करते हैं और फिर कोई सुंदर पिचाई बन जाता है, वो कैसे बनता है, वो ईशान जैसा बच्चा होता है। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट है डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स को केटर कर पाने का, वो एक सिस्टमिक अप्रोच क्या है जो आपने सिल्वर लाइन में डेवलप करी? हमने क्या किया, 3 साल पहले, आप लोग सब इसके गवाह हैं, पहले हम ग्रुप सेशन करते हैं। ग्रुप सेशन मतलब बच्चे बैठे हैं और हम उनको डिफरेंट करियर कोर्सेज बताते हैं। फिर हम पेरेंट्स सेशन करते हैं। पेरेंट्स सेशन क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के पास एक मार्केट में माइंड है कि हाँ जेई है, नीट है, ये है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उनको बताने के लिए कि क्या क्या और ऑप्शन है, उसका क्या फ्यूचर है, ये बताते हैं। उसके बाद हम बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। अच्छा। इन बच्चों ने सबने एप्टीट्यूड, उसके बाद 1-to-1 मीटिंग करते हैं। जी आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। उसके बाद हम इनको खुद रिसर्च करने के लिए करियर फेयर करते हैं, जिसको हमने करियर दिशा संधान का नाम दिया है। हम कहते हैं, हम नहीं बताएंगे क्या अच्छा है, हम कहते हैं रो, एक हफ्ते रो, ये टॉपिक रो, आपके पसंद का जनरली हम टॉपिक दे देते हैं और बच्चा उस पर रिसर्च करता है। इन बच्चों ने भी किया होगा जब। अब फिर बच्चे को निकल के आता है हाँ ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो देखिए, हमने बच्चों को पहले ग्रुप में बताया, फिर उसके पेरेंट्स को बताया, फिर उसका इंडिविजुअल क्वालिटी चेक की, फिर हमने उसको एक टॉपिक दिया, टॉपिक पर रिसर्च किया, रिसर्च में उसने प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन में उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, रिसर्च स्किल्स ये भी डेवलप हुई। अब उसके बाद जो बच्चा निकल के आता है ना, तो वो एक मन से जाता है हाँ मुझे ये करना है, मैं इसके लिए बना हूँ, ये नहीं कि मैंने ये सुना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, लगता है 2 साल का। 11 से बच्चा शुरू करता है, 11 में करियर फेयर करता है, 12 में जाकर उसका एडमिशन होता है, और 12th खत्म नहीं, आज जुलाई है, ये बच्चे हमारे साथ बैठे ना। हाँ। इन बच्चों के साथ हम लोग सितंबर तक रहेंगे। जिस दिन ये स्कूल कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद भी ये बच्चे आते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल में आके बाकियों को मेंटरिंग करें। हाँ। लेकिन ये है कि हमने कहते हैं हैंड ओवर कर दिया, यहाँ से वो बैटन वाली वो रेस होती है ना, हाँ। ये रेस उसके हाथ में पकड़ाई, अब आगे की रेस आगे दौड़ेगी। तो इस तरह से हम काम करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया, एंड थैंक यू। क्योंकि हमारे पास जितने भी जो बच्चे हैं वो डायमंड्स है, जिसे हमने तराशा है। दिव्यांशु से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दिव्यांशु, जब आप स्कूल में आए, जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, अभी इन्होंने कैरियर काउंसलिंग, अभी इसकी बात की कि 1-to-1 बच्चों से मिलते हैं, तो वो कैसा फीडबैक आपका कैसा रहा, मतलब ये जो अनुभव या तजुर्बा कैसा रहा इस चीज़ के लिए? सर जैसे कि सर ने बताया, तो लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल में करियर फेयर हुआ था, तो उसकी मदद से भी मैंने बहुत सारे मतलब जो काउंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके चेक करा और अपने करियर ऑप्शंस के बारे में देखा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और जेई नीट के बारे में तो मेरे को पहले से ही पता था, तो जेई की मैं तैयारी और कर रहा था, बट लेकिन जो करियर फेयर के सर ने बताया उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो यही था सर। दिव्यांशु अपनी जर्नी अगर खुद बताए एक बार कि 10th में वो कहाँ पे था, 9th में वो कहाँ पे था। जी सर, जैसे मेरे भैया हैं तो इंजीनियर हैं, तो मेरे को 6th क्लास में बारे इंजीनियरिंग के बारे में पता चला था, तो मेरे को लगा था कि इंजीनियर बनना है, लेकिन मेरे को कोई रोड मैप नहीं था कि जेई देना पड़ता है या कुछ। तो 9th क्लास में मैं सर से मिला, सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बट तब क्या था, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और सर मैथ्स के टीचर हैं, तो सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी 9th-10th में पूरा। लेकिन तब भी मेरे को जेई के बारे में पता नहीं चला था, दोस्तों से मेरे को जेई के बारे में पता चला। फिर 10th से मैंने थोड़ा रिसर्च करी, सर ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। फिर 11th से मैंने स्टार्टिंग करी जेई की, और 11th और 12th मेरी स्कूल ने मतलब जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जेई की, जो ध्रुव ने बताया कि 11th सी करके क्लास है, 12th सी, वहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी आते हैं उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो इसी तरह मैं करता गया और फिर
हाँ, मैंने जेई की तैयारी करी और फिर एग्ज़ाम क्रैक करा। तो दिव्यांशु, हमने देखा कि कैसे आप अचानक आपने गियर चेंज कर दिया, या तो आपने अंदर से जगाया कि मेरे अंदर कुछ है, उस हनुमान को जगाकर आप यहाँ तक आए। संतोष जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा, हाँ देखिए स्टूडेंट सारे ही अच्छे होते हैं, हाँ हर स्टूडेंट के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। परमात्मा ने अगर हमें इंसान बना के इस धरती पे भेजा है, तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि कोई इंसान टैलेंटेड है, कोई नहीं है। फ़र्क ये है कि हर इंसान का टैलेंट डिफरेंट होता है, हाँ ये प्रतिभा को पहचानना। इसके अंदर इकोसिस्टम काम करता है। इसके अंदर इकोसिस्टम सिर्फ नमन का विजन, सुनील जी की नो हाउ एंड एक्सपर्टीज या वीरेंद्र सर का कनेक्ट नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर सुनील जी ने जैसे बात बोली कि एक बच्चे ने एक गुरमीत मैम के बारे में कोई बोला, या किसी और टीचर के बारे में बोला, वो हर इंसान की उस सिस्टम की आहुति है जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम बना। मैं कितना अच्छा विजन रख लूं, अगर चेयरमैन सर का ये विजन नहीं होगा कि हमें बच्चों को स्कूल के दौरान ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है, क्योंकि जिसमें फंड लगेंगे, तो इसमें अब चेयरमैन सर के बारे में तो किसी भी पॉडकास्ट के बारे में बात नहीं हो रहा, बट मैं मान के चलता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर उनका विजन ही नहीं होगा फंड अप्रूव करने का या उस चीज को प्रोत्साहन देने का, तो फिर हम कैसे टैलेंट को आगे ट्रेन कर पाएंगे। तो इट्स एन इकोसिस्टम दैट नीड्स टू गेट डेवलप्ड। मैं बार बार ये पहले पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को तैयार करने में पूरा का पूरा गांव लगता है, उसके अंदर सब लोगों की आहुतियाँ लगती हैं, तब जाके उन बच्चों की प्रतिभा निकल के आती है। और ये सारे स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ, मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक लोगों की भ्रांति ये भी तोड़ना है कि IIIT ऊना इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। मैं सरकार का आभार देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि फॉरेन एजुकेशन की कोई वैल्यू है, मुझे लगता है इंडियन इकोसिस्टम इतना रिच है, हमारे देश में सरकार ने इतने अच्छे सरकारी इंस्टीट्यूट्स को बनाया है कि हमारे टैलेंट को उभारने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड इकोसिस्टम। सुनील जी, इंडियन इकोसिस्टम के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम ROI के पॉइंट ऑफ से देखें, इंडिया में जितना बच्चा समय देता है और जो उसको आउटपुट मिलता है, और बाहर जितना समय देता है, वो लगभग सेम है। कहीं 3 साल की 4 साल की ग्रेजुएशन हर जगह है, लेकिन जो पैसा देता है, जमीन आसमान का अंतर है। वही डिग्री जो मुझे DU में 20,000 में मिलती है, जिसका नाम है BTech मैथमेटिकल इनोवेशन, वही डिग्री कहीं बाहर चले जाओ, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, दोनों बच्चों को सामने बैठा देना, अगर आपको इंडिया का बच्चा अच्छा ना मिल जाए। हाँ, थोड़ी वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये मैं कह सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन कंसेप्ट वाइज, नॉलेज वाइज ये बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये उस कंपटीशन से निकल कर आते हैं। और मज़े की बात देखिए, जहाँ ये जाके पढ़ रहे हैं वहाँ ना, वहाँ यहाँ के पढ़ा हुआ बच्चा वहाँ जाके प्रोफेसर बन जाता है और फिर हमारा बच्चा जाके वहाँ 4 करोड़ देके पढ़ता है। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का IITs, इंडिया के IIMs, इंडिया के NITs, IIITs, NIFTs, FDDIs, NLUs, NFSUs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक भ्रांति है पब्लिक में कि चाहे इंडिया में ही पढ़ना हो, तो अगर मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट जाके प्राइवेट किसी भी कॉलेज में जाके मैं वो सीट सिक्योर कर लेता हूँ। मुझे लगता है इंडियन इकोसिस्टम के हिसाब से प्राइवेट की सीट भी, सुनील जी, महंगी है, बहुत महंगी है ना? बहुत महंगी। तो परंतु 40 लाख में ग्रेजुएशन, यही सोनीपत चली जाइए, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर 40 लाख में BA की डिग्री 40 लाख में। चले जाइए आप बेंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, यहाँ पटियाला में, यूनिवर्सिटीज आप जान गए होंगे, मैं नाम लूँगा, अच्छा नहीं है, पॉडकास्ट हर जगह जाना है। 40 लाख में BA BSc की डिग्री, चलो जी दे दिया BSc के जाए, उसके बाद क्या मिला? आप कह दो भाई 40 लाख मैंने दिए है तो कम से कम 20 लाख की नौकरी दोगे, वो नहीं दोगे जी।
तो इससे अच्छा है जी 20,000 की कर दें, वो भी नहीं देंगे, आप भी नहीं दोगे, तो कम से कम मेरे 39,80,000 रुपए तो बच गए। वीरेंद्र जी एक बात बताइए, हमारा जो ये माइंडसेट है जो हम सब लोगों ने साथ मिलके को क्रिएट किया है कि गवर्नमेंट सीट लेना, ये क्यों, इसका क्या फायदा है, और इन बच्चों के घरों में, इन बच्चों की साइकोलॉजी में, इनके माता पिता की साइकोलॉजी में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट सीट क्यों? सर गवर्नमेंट सीट अगर मैं बात करूं अपने स्कूल के बच्चे की बात में या फिर इंडिया का जो एजुकेशन का आज के टाइम का जो सिस्टम है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसपे चाहे कोई मध्यम वर्गीय परिवार है या फिर कोई रिक्शा चालक भी है, अपने बच्चे के लिए पढ़ाई को लेकर के वो कुछ भी खर्च करने को तैयार है। अगर उसे ये लगता है कि मेरा बच्चा इस इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ रहा है तो और उसकी अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा वो पैसा खर्च करने को तैयार है। हमारा बच्चा, लाखों बच्चे जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 98-99 परसेंटाइल नहीं आई, 95 आ रही है, 93 आ रही है, 92 आ रही है। क्या वो 93-92 परसेंटाइल एक रात की पढ़ाई में आ गई होगी? एफर्ट तो उसका थ्रू आउट 2 साल का लगा होगा, कहीं कुछ थोड़ी सी वो दिन अच्छा नहीं था, कोई ना कोई ऐसी कुछ कमी रह गई हुई जिसकी वजह से वो शायद वो 99 बट गवर्नमेंट कॉलेज क्यों, गवर्नमेंट वो कॉलेज का यही फायदा उसका क्या? जवाब यहीं से आएगा, 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुंचा, तो क्या वो यहाँ पे इस जो उसने 2 साल की जो अपनी कर्मठ से जो क्षमता से मेहनत करी है उसको कहीं पेड सीट निकाल करके बैठ जाए और उसके बगल में जिस बच्चे ने पूरे 2 साल कुछ नहीं करा वो भी उसके बगल में आकर के बैठ के पढ़ाई कर रहा है? नहीं, ये एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। वो 93 परसेंटाइल पे या उस परसेंटाइल पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की अगर सीट निकाल रहा है तो उसको ये लग रहा है कि 2 साल की जो मैंने मेहनत करी है वो मैंने अचीव करा है, अर्न करा है, मेरे पीछे एक एक्सपेंडिचर नहीं है और कि क्या मुझे उठा के दे दी गई। तो 92 पे आप कह रहे हो निकल सकती हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। ओके, एक चीज सुनील जी, ये तो बात हो गई 90% की बात हो रही है, हमारे दर्शकों में ऐसे भी लोग होंगे जो बच्चे ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से जो स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई और नंबरों को सोचते हैं, उस इकोसिस्टम के हिसाब से अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो 70%, 60%, 65% के बच्चे होते होंगे, उनकी बात होती होगी। क्या वो सरकारी सीट का सपना देखना क्या देख सकते हैं? क्या लाजमी है उनके लिए? तो क्योंकि आज व्यूअर्स इंजीनियरिंग वाले होंगे, मैं बता रहा हूँ 70% जिस बच्चे का आया, अगर उसे पता है कि इसके सिवा भी और एग्ज़ाम है उसको मैं दे दूँ। जैसे मैं बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, वो IMU CET दे दे, सीटें खाली रहती, NFSU में चला जाए, हमारे पास जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वहाँ चला जाए, हमारे पास राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय है वहाँ चला जाए, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बीटेक की, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, बीटेक की सीट आराम से 70% 75% में मिल जाती है। और लोग कहते हैं सर ये वाला कोर्स नहीं मिला, आप कोई भी कोर्स करो, आज के टाइम पे तो CA इंस्टीट्यूट भी अपने कोर्स में AI डाल रहा है, तो आज के टाइम पे आपको ये समझना पड़ेगा 70, 72, 75 परसेंटाइल वाला बच्चा है, उसके लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी सीट्स है। हो सकता है सबको कंप्यूटर साइंस ना मिले, सबको AI ना मिले, लेकिन एडमिशन मिलता है, बच्चा साथ में सर्टिफिकेशन करता है, और हर कोई AI का ही तो काम नहीं करेगा ना, और भी तो बहुत सारे काम हैं जो बच्चा करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीरेंद्र जी ने कहा कि जब मैं उस 70% को लेके गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा हूं तो मुझे पता है मैं अचीव करके पहुंचा हूं, लेकिन अगर मैं वही 70% लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूं तो एक दूसरा बच्चा होगा जिसने एग्जाम ही नहीं दिया, पढ़ाई नहीं, उसके पापा के पास पैसे थे वो भी पहुंचा है, दोनों साथ पढ़ रहे हैं। तो जो मेरा रिक्रूटर आता है, रिक्रूटर 70% वाले पे भी जाता है, तो उसे, क्योंकि रिक्रूटर का भी डिफरेंट लेवल है, तो मान के चलता है कि भाई यहाँ जो बच्चे हैं ये 70% वाले हैं, लेकिन जब वो प्राइवेट वाले में पहुँचता है तो एकदम क्लियर बनकर यहाँ सब पैसे दे के आए हुए हैं जी, इनमें से कुछ चुनना है तो देख लेते हैं। तो माइंड सेट में चेंज आता है। बच्चा जब यूनिवर्सिटी में पहुँचता है 70% वाले, 60% वाले, जैसे DU में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर दे, फिजिक्स ऑनर्स कर दे, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हुए बच्चे से ज़्यादा अच्छा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वो फिजिक्स ऑनर्स कर दे। उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि वो अचीवर होता है, वो अचीवर्स के बीच में होता है सर। और मैं आपको इसके गारंटी में, पिछले साल इसी स्कूल से 60 से ऊपर बच्चे गए, आप उनमें से किसी का इंटरव्यू लेना, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक अलग होता है। ये बच्चे कौन होते हैं? बाद में SSC निकालते हैं, 1.5 लाख की नौकरी लेते हैं, आर्मी में जाते हैं, पता चलता है रेलवे निकालते हैं, बैंकिंग निकालते हैं। ये वो बच्चे होते हैं क्योंकि इनके साथ जो बच्चे हैं ना वो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट करके आए होते हैं।
ठीक है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके 99 नहीं आए, वो 60 आया, वो कहाँ गया? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में जाके वहाँ से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था। लेकिन इस फिजिक्स ऑनर्स करने के दौरान उसे पता चलता है मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सब एसएससी क्या होता है, एसएससी में लगा, पता चला 1 साल उसने मेहनत किया, एसएससी निकाल दिया, कहीं सेक्शन ऑफिसर बन के बैठा है, कहीं टैक्स ऑफिसर बन के बैठा है। तो ये चीज़ें जो होती है वो बहुत मिलती है जब बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है? तेरा फ़ोन कौन सा, तेरी गाड़ी कौन सी, तेरा जूता कौन सा, यही डिस्कशन होता है। और वहाँ क्या डिस्कशन होता है? तू कौन सा एग्जाम दे रहा है, मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपने डीयू के बारे में बात करी और ये इंजीनियरिंग की पॉडकास्ट है। हमने इस साल ये एक प्रण लिया था कि हम अपने मैक्सिमम साइंस वाले बच्चों को एक मार्केट में दर्शकों को बताऊंगा, और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चा पीसीएम लेता है, आप भी सब भी अग्री करेंगे, पीसीएम लेने वाले स्टूडेंट का माइंडसेट क्या सीयूईटी देने का होता है? हाँ या ना? नहीं होता। जो स्टूडेंट पीसीएम का होता है वो मान के चलता है कि मेरे को सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है बाकी सब कोर्सेज का, उसको नहीं देना। वो 99% स्टूडेंट कौन सा एग्जाम के लिए अपने आप को मानता है? जेईई। वो कहता है मैं जेईई दूंगा, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दूंगा, वो अपने आप को उसमें मानता है। ये हमारे देश की भ्रांति है। हमने इस साल, सुनील सर ने बोला कि हम मैक्सिमम बच्चों को, साइंस वाले सारे बच्चों को, मेरे ख्याल से अगर 120 का बैच था जो अभी करंट बैच पास हुआ है, उसमें 100+ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा। और आपने पर्सनली सीयूईटी के फॉर्म भरवाने में काफ़ी एफर्ट लगाया और बच्चों ने एग्जाम दिया। आपने क्या कह के स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को कन्विंस किया, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग के अंदर? नॉट एनी अदर कोर्स, नॉट बीएससी फिजिक्स, बट इन इंजीनियरिंग आफ्टर गिविंग सीयूईटी एग्जाम ऑल्सो। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। प्लीज मैं आपको आप दीजिएगा। मैं 2 ऐसे कोर्सेज बता देता हूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक इन मैथमेटिकल इनोवेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे आईआईटीज, आप शुरू के 5-6 हटा दीजिए तो उसके बाद वो कोर्स आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किससे मिलता है? सीयूईटी से मिलता है। चलिए, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका एक कोर्स है बीटेक इन डेयरी साइंसेस। कहाँ से मिलता है? सीयूईटी से मिलता है। अब डेयरी साइंसेस जो बीएचयू से किया हुआ बच्चा है, लोग कहते हैं सर वहाँ प्लेसमेंट तो 6 लाख 8 लाख की है। एकदम मैं कह रहा हूँ 8 लाख की है। लेकिन इस 8 लाख वाले बच्चे को 10 साल बाद देखोगे ना, तो ये किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना हुआ बैठा होता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना होता है। पता चलता है कि हाँ जी, ये इंडिया डेयरी फार्मिंग फर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वो है, उसका डायरेक्टर कौन है? ये वो पढ़ा। एक हमारा आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा, हो सकता है उसका प्लेसमेंट 22 लाख का हो, लेकिन वो रोज़ सवेरे ऑफिस में जाके वही एजुकेटिव पोस्ट पे, उसकी एजुकेटिव पोस्ट से टीम मैनेजर की पोस्ट और सीनियर मैनेजर की पोस्ट होने में 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि उस लाइन में कंपटीशंस नहीं है। तो हमें करियर की प्लानिंग करते समय ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी लाइन है जहाँ ग्रोथ भी है, साथ में पैसे के साथ करियर का ग्रोथ जो है, मेरे अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं कितने लोगों को मैनेज कर रहा हूँ। मैं सीयूईटी का पर्सपेक्टिव जो है इंजीनियरिंग को लेके, वीरेन जी का बिल्कुल अलग है। हमारी बातें होती है। वीरेन जी, आप भी प्लीज इसके बारे में बताइए, उनके पास माइक है। नहीं, सीयूईटी का मीनवाइल जो होता क्या है कि जो साइंस वाला बच्चा है उसको अवॉइड करता है। अवॉइड इन द सेंस, अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एग्ज़ाम देने से थोड़ा सा बचता है। वो थोड़ा लगता भी है कि क्या कहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्या कहते हैं एक जनरल कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम होता है, तो साइंस वाला बच्चा थोड़ा सा अवॉइड करता है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे को मीनवाइल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा स्कोप आउट होता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे जनरल कोर्सेज से थोड़ा सा ऑप्शंस बताइए प्लीज। ऑप्शंस ही मैं बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि अब ये सीयूईटी एग्ज़ाम केवल एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये इस समय एक इतना वर्सेटाइल एग्ज़ाम है कि बहुत सारे कोर्सेज को कवर करता है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। सर ने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है, सर ने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पैरेलल चलता है। कुछ सीटें वो जेईई मेन से लेते हैं और कुछ सीटें वो सीयूटी के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग करने का टारगेट है तो कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग सीयूटी। सीयूटी से भी हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सर ने एग्जाम्पल दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का सर समय समय पर बताते रहते हैं। तो सीयूटी भी इंजीनियरिंग के लिए है, मैं ये कह सकता हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ आर्यन से। आर्यन, आप IIIT भोपाल सेलेक्ट किया, क्यों? सर, तो स्टार्टिंग में मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में मेरा मैथ्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो 9th क्लास से 10th क्लास से थोड़ा इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप होना शुरू हुआ।
साइंस स्ट्रीम में, मैथ्स स्ट्रीम में। तो फिर जैसे जैसे 10th में मार्क्स अच्छे आते रहे, तो फिर मैथमेटिक्स के अंदर उतना इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर 11th-12th में जो स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें PCM चूज किया। उसके बाद सर जो जे का एग्ज़ाम देना था, वो 2 साल कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करके, मेहनत करके प्रिपरेशन की। उसके बाद JMS दिया, जे एडवांस दिया। उसके बाद सर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था, और IIT भोपाल इंस्टीट्यूट है जिसका भी ऑफर मिल रहा है। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप टीम हैं सभी लोगों ने सिल्वर लाइन से पढ़ के आपने यहाँ तक का मंजिल तय किया, तो इस जैसे अपने लाइफ के जर्नी में तो कोई तो गाइड किया होगा कि आपको इसका एग्ज़ाम भरना है, फिर आपने उसके लिए तैयारी किया हो, या आपका ऐसे ड्रीम था, या आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला था? सर बेसिकली टीचर्स से ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। जैसे जो भी फॉर्म वगैरह आते थे सर गाइड करते थे, जो सारे फॉर्म भरने, उसमें बाकी क्या क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए। तो इसमें टीचर्स का मेनली रोल प्ले होता है, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प किया। मैं चाहता हूँ कि देखो आप सभी स्टूडेंट्स इधर तो सारे एक्सपर्ट हैं और आप लोग इस पड़ाव को पार किए हो, क्योंकि ऐसे बच्चे हर बार हर पॉडकास्ट में नए नए बच्चों को बात करने का मौका मिलता है। पार्थ ने जो अचीवमेंट हासिल किया है बहुत कम बच्चों का, आप सारे वैसे हमारे अचीवर्स हैं। पार्थ, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कभी आप बैठते थे तो आप लोग फिल्मों की बातें करते थे या आप इंजीनियरिंग की बातें करते थे? उसका फ्रेंड सर्कल फिल्म वगैरह तो मतलब रेयरली ही होता था कि किसी और चीज़ की डिस्कशन होगी। हम लोग का पूरा ग्रुप ही इनफैक्ट ऐसा था, सबको लगता था कि कुछ ना कुछ हम लोग को अपने लेवल पे अचीव करना है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करा कि एक दूसरे को जब देखते तो और लगता था कि नहीं और मेहनत करनी चाहिए और अचीव करना है अभी। लेकिन हाँ, बाकी मस्ती मजाक तो सभी ग्रुप में होता ही रहता है। स्टूडेंट कम्युनिटी जो आपस में जब आप लोग का कन्वर्सेशन कभी होता था, जैसे कोई सपोर्टिंग मटेरियल्स की जरूरत, जैसे एक्सपर्ट जैसे बता रहे हैं, तो वो सपोर्टिंग मटेरियल भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे आप लोग? सपोर्टिंग मटेरियल्स जनरली तो हम लोग जैसे अलग अलग जगह अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने ही उस पर फोकस करते थे, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि रैदर देन स्कैटर्ड फोकस, अगर आप एक अपना स्ट्रीमलाइन करो प्रोसेस तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, रैदर देन कि ये कोर्स या ये मॉड्यूल ज़्यादा अच्छा है तो मैं वो भी कर लूँ। उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप हर जगह स्कैटर्ड हो। लेकिन हाँ, जहाँ पे मतलब कोई अगर हम डाउट पूछता था या हेल्प मांगता था तो वहाँ पे हम लोग फिर शेयर भी करते थे अपने रिसोर्सेज या नॉलेज वगैरह। नमन सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे कैंपस का जो एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि मैं थोड़े हल्के फुल्की अब बातें करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं अलग अलग स्कूल का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो जैसे आपका जैसे करिकुलम है, आपने इन बच्चों को देखकर सोचा होगा कि यार इसमें से तो 100 बच्चे में से 50 बच्चे तो इंजीनियर निकल जाएंगे, या मतलब आप लोग एक एक बच्चों को फिल्टर किस प्रकार से करते हैं, मतलब वो पैरामीटर कैसा होता है? देखिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं पॉसिबल कि देखिए हमारे को बच्चा मिलता है 3 साल की उम्र में। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा नर्सरी में आया, मतलब जो बाल वाटिका जिसको टर्मिनोलॉजी सरकार की तरफ से दी गई है, अगर नर्सरी में छोटी कक्षाओं में बच्चा 3 साल की उम्र से हमारे पास आना शुरू हुआ और मैंने उसके साथ 10th ग्रेड तक या 9th ग्रेड तक कुछ काम नहीं किया, उसके कौशल पे, उसकी स्किल्स के ऊपर अगर काम नहीं किया, और मैं सोचूं कि 9, 10th, 11th, 12th में कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑफ द डे इंडियन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में कंपटीशन तो लड़ना है, पर वो कंपटीशन लड़ने की क्षमता किसी इंसान के अंदर जो आती है वो अपने कौशल जो उसके अंदर बना उससे आती है। तो एक दूसरी बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट ये फॉर द एजुकेशन फ्रेटर्निटी मैं रखना चाहूँगा। जब हम पढ़ते थे या जब हमारा इरादा पढ़ने का, उसमें कक्षा में अटेंशन देने की जो जिम्मेदारी थी वो बच्चे की थी। आज की डेट में स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज, कंटेंट ऑलरेडी इतना अवेलेबल है कि बच्चा आपसे अट्रैक्टेड तब ही होगा जब आप उसको ये विश्वास दिला पाओ कि एक तो आपने उसको एंगेज कर लिया है, उसके माइंड को आपने पकड़ लिया है, उससे कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब बच्चे को हम ये विश्वास दिला पाएँ कि हम उसके भले के लिए उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं,
अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्थ को ये नहीं फील होगा कि वो स्कूल आके उसको कुछ मिल रहा है, तो वो स्कूल नहीं आएगा। 5th ग्रेड का बच्चा अगर उसको कक्षा में कुछ समझ नहीं आ रहा है या सिर्फ उसको रटवाया जा रहा है, तो वो स्कूल आना पसंद नहीं करेगा और माता पिता उसको जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे। तो सबसे पहला काम है पढ़ाने का मेथड इस तरीके से स्कूल में लेके आना जिससे कि बच्चा इंटरेस्टेड हो स्कूल आने के लिए, उसको स्कूल आने में मज़ा आना चाहिए, उसको अपने टीचर से मिलने में, यहाँ पर काम करने में मज़ा आना चाहिए, छुट्टियों में उसको लगना चाहिए कि मेरे को स्कूल जाना है। जब तक तो मैं बार बार इस बात को एग्जाम्पल को देता हूँ, आज की इरा में बच्चे की अटेंशन को खरीदने की जिम्मेदारी टीचर की और स्कूल की हो गई है। अटेंशन देने की जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है। सुनील जी, क्योंकि हम धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि इस पॉडकास्ट का एक संदेश अच्छा भी जाना चाहिए, जैसे आप, तो मैं चाहता हूँ ओपिनियन इन अ मिनट, सभी लोग अपना अपना देंगे। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम ये कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे, जनरली ऐसे, आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, आजकल के बच्चे रील देखते हैं, आजकल के बच्चे वैल्यूज़ नहीं, ऐसे वैसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं जनरली समाज में, आपने सुना होगा। मेरा ये मानना है 350 स्कूल जाने के बाद और नमन जी जैसे स्कूल को देखने के बाद, हाँ, बच्चे समाज का प्रतिबिंब है। समाज जैसा है बच्चे वैसे। मेरी मम्मी जैसी थी मैं वैसा बच्चा बना, मेरी वाइफ जैसी मेरे बच्चे कुछ डिफरेंट होंगे। अब है क्या आज के टीचर पढ़ते हैं, क्या आज के टीचर रिसर्च करते हैं, क्या आज के टीचर मेंटर है, टीचर मतलब जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स, बच्चे, मैनेजमेंट सब। तो हमसे कुछ गलतियां हो रही है। हो सकता है कि ये बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमसे समझ नहीं रहे तो हम क्या कह रहे हैं, बच्चे ऐसे हैं। आज के बच्चे वो ज़्यादा, इनकी जीन जो है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये हमसे जल्दी सीख रहे हैं और हम उतने आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बच्चे ज़्यादा है अब। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ का करियर फेयर देखा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, इन बच्चों की अचीवमेंट देखी। हम क्या कर पाते थे अपनी उम्र में ऐसा? हम अपने उम्र में क्या 15 एग्जाम भर के और उसका एग्जाम दे भी पाते थे? हम तो अपना बोर्ड दे के इतना खुश होते थे, पूछो मत। हाँ। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, और इस जनरेशन को के साथ कदम से कदम मिलाए रखना जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा, बच्चों को तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा, और लेकिन जो हमारी जो एज के लोग हैं, मम्मी बन गए, पापा बन गए, टीचर बन गए, मैनेजमेंट है, इनके लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू संदेश है कि हमें इन बच्चों के साथ चलना पड़ेगा, बल्कि हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इनसे आगे निकल के इनको। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्रुव से पूछूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो सिंसियर जो बच्चे हैं, मैं तो ऐसे नहीं फिल्मी बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो बुरे नहीं होते, उसका इंटरेस्ट उसमें है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो बिल्कुल सर ने सही कहा कि हर किसी का अपना एक अपनी स्ट्रेंथ होती है जिसमें वो दिलचस्पी रखना पसंद करते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरा जो सजेशन है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए, कि सबसे 2 सजेशन है बस मेरे। सबसे पहला कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, दूसरों की प्रोग्रेस या डाउनफॉल पे फोकस करने से ज़्यादा अपना चार्ट ऊपर ले जाने पे फोकस करना चाहिए। एंड द सेकंड, मेरा सेकंड ओपिनियन यही है कि अपने अंदर जो स्पार्क है उसको इग्नाइटेड रखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो स्पार्क एक्सटिंग्विश भी हो जाए तो उसको रीइग्नाइट करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। एंड दिव्यांशु? तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती है उससे हट के रहना चाहिए। बट एक काम ज़रूर ये करना चाहिए दिन में जो आपको पसंद है, जैसे गाने सुनने पसंद है तो वो कर लो, या अगर आपको खाना पसंद है वो कर लो, या फिर अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो वो कर लो। मतलब पढ़ाई से हट के एक काम ज़रूर करना चाहिए। आर्यन, यस सर। क्या कहना चाहोगे? सर बेसिकली हार्ड वर्क तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हमें अपनी हॉबीज़ वगैरह को भी टाइम देना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलना किसी को पसंद है, चेस पसंद है, गाने सुनने पसंद है, तो इस सब के लिए भी दिन में टाइम सेव करना ज़रूरी है। अब टाइम है पार्थ का। पार्थ? तो
मैं तो ये कहूँगा कि नेवर एम फॉर मीडियोक्रिटी। आपकी कोई ड्रीम है, आपका कुछ सपना है, उसको पकड़ो एंड गो ऑल द वे। कभी ऐसा नहीं कि इतना कर लूँ उतना कर लूँ, नहीं, आपसे जितना बेस्ट हो रहा है आपको वो अपना पूरा उसमें गिव करना चाहिए। और टाइम है अब ईशान का। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करिए। आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी आप उसको लंबे टाइम तक सस्टेनेबली पढ़ पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी से जब तक पढ़ेंगे तभी आपको सक्सेस प्राप्त होगी। तो सभी ने अपने अपने ओपिनियन दिया है, सभी को। इन बच्चों ने अपने दोस्त को दिया है मैसेज, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ भारत के उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर जितने बच्चे हमारे साथ ही बैठे हैं, इन सब की अपनी अपनी एक स्टोरी है, लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ है, ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को लेके। ये कंसिस्टेंट रहे हैं मतलब इनके साथ में पेरेंट्स भी इनके साथ में कंसिस्टेंट रहे हैं। कंसिस्टेंट इन द सेंस ये नहीं कि बच्चे को टोकना, किताब उठा ले, ये उठा ले, नहीं। तो इन सभी जो बच्चे हमारे पास बैठे हैं, इन सभी के पेरेंट्स की एक खासियत होती थी कि ये लोग जब आते थे तो नोटिंग करते थे। नेक्स्ट टाइम आते थे तो वो ओवर रूल नहीं होती थी। तो जो बच्चे की जो कमियां होती थी वो वहाँ पे उसको नल एंड वॉइड करवाते थे नेक्स्ट टाइम, कि वो रिपीट ना हो। तो वो जब रिपीटेशन बंद हो जाता था, बच्चे की गलतियां निकलनी कम होती चली जाती थी। इससे बच्चा कंसिस्टेंट हो जाता था अपने परफॉर्मेंस में, और डेफिनेटली बच्चे की एफिशिएंसी निकलती थी, जिसका इम्पैक्ट ये होता था कि वो अपने किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करके अपना जो है गोल है उसको अचीव करता था। खाली बोल देने से कि ये बच्चा कंसिस्टेंट है, सबको पता है कंसिस्टेंसी होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी है कहाँ से? हम बोले थे ना, वो चीज़ ऐसी थी, वो चीज़ है किस शब्द का नाम, ऐसी कंसिस्टेंट है किस शब्द का नाम, उसके लिए एफर्ट लगते हैं। वो पेरेंट्स को ये करना है, कुछ नहीं करना, टोकना रोकना कुछ नहीं है। डेफिनेटली आप सेशंस अटेंड करिए, टीचर्स के पास जब जाते हैं, बच्चे की शीट देखते हैं, आप उनमें एरर फाइंड आउट करिए, बच्चे और टीचर के साथ बात कीजिए, और नेक्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करिए कि ये गलती रिपीट हुई है नहीं हुई है। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी आएगी, रिजल्ट इंप्रूव होगा, और बच्चा डेफिनेटली एश्योर्ड, मैं भरोसा दे सकता हूँ कि रिजल्ट अचीव करेगा, क्योंकि मैंने पाँचों के साथ में ये चीज़ें देखी है। होपफुली आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने बच्चों के लिए थोड़े करियर के लिए कंफ्यूज रहते हैं, आपको यह पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। क्योंकि इस बार हमने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को पकड़ा है, लेकिन नेक्स्ट बार हमारे अगले पॉडकास्ट में कुछ और भी बच्चे मिलेंगे जो डिफरेंट फील्ड में अचीव किया है। उन बच्चों को इनके जर्नी से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है। स्पेशली मैं थैंक्स करूंगा आप सभी व्यूवर्स का, हमारे हर पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। एंड थैंक्स टू सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल, एक अच्छे ओपिनियन के साथ आपने इसे डेवलप किया, और इस में हिस्सा लेने के लिए हमारे पैनलिस्ट नमन जैन जी के विज़न को मैं थैंक्स करूंगा, और साथ में सुनील सर के एक्सपीरियंस को। आप इतने 250 से भी ज़्यादा स्कूलों को आप इतने अच्छे तरीके से बैकबोन्स की तरह उसका हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा लोगों का ब्लेसिंग आपके साथ मिलता है, और वीरेंद्र सर जैसे एक डेडिकेटेड अगर गुरु मिल जाए तो मज़ा आता है। आपके लाइफ में बहुत सारे जर्नी में इन जैसे गुरुओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। चलते चलते सिर्फ यही कहूँगा, लक्ष्य ना हो जाए ओझिल, कर्म तो करता चल, मंजिल तुझे मिलेगी आज नहीं तो कल। एक बार पुनः स्कूल से कॉलेज तक के इस यात्रा में हम सभी मुलाकात करेंगे अगले पॉडकास्ट में कुछ और नए चेहरों के साथ। आपको कौन सी बात आपके दिल तक पहुंची है, आप किसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जीवन को बदलने के लिए। उम्मीद है आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि टीआरपी के लिए नहीं, यह पॉडकास्ट आपके करियर को एक दिशा देने के लिए, एक गति देने के लिए, एक शेप देने के लिए बनाया है। आशा है यह पॉडकास्ट आप तक पहुंच जाए, आपके जीवन को दिशा को बदले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। देखते रहिए अपने दोस्त संतोष टंडन के साथ स्कूल से कॉलेज तक।